चलिए जी, तो नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं इसमें, ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर। तो ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर में देखिएगा क्या है। The triple point of water is the scale at which the three phases of water, namely ice, liquid water, and water vapor, are equally stable and coexist in equilibrium. तो ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर क्या है कि ये ना मतलब एक ऐसी स्टेट होती है जहाँ पर तीनों के तीनों जो पानी की जो तीनों स्टेट्स हैं, चाहे फिर वो सॉलिड हो चाहे वो लिक्विड वाटर हो। सॉलिड स्टेट क्या होगी पानी की? आइस। ठीक है, नमस्ते, ये ले लीजिए। पेपर कैसा हुआ? पेपर भेजना ना। और वो जो कल पूछ रहे थे वो आया था, कंडक्टिविटी नहीं आया। एंगल ऑफ कांटेक्ट है। कौन सा? एंगल ऑफ कांटेक्ट है। तो इसमें क्या होता है ट्रिपल पॉइंट में कि थ्री फेजेस ऑफ वाटर, नेमली आइस, लिक्विड वाटर एंड वाटर वेपर, आर इक्वली स्टेबल एंड को एग्जिस्ट इन इक्विलिब्रियम। ये स्टेबल होते हैं एंड दे को एग्जिस्ट इन इक्विलिब्रियम। को एग्जिस्ट इन इक्विलिब्रियम का मतलब ये है कि आइस जो है, वाटर जो है और जो वाटर वेपर है, तो ये तीनों के तीनों एक ऐसा पॉइंट होता है, एक ऐसा स्टेट होता है कि तीनों के तीनों इक्विलिब्रियम में एग्जिस्ट करते हैं। अब वो क्या है, और ये समझ में आ नहीं रहा हमको कि ऐसा थोड़ी है कि कहीं पर एक ही टेम्परेचर है, एक ही प्रेशर है। क्या ऐसी भी कोई कंडीशन हो सकती है कि जहाँ पर हमारा सेम टेम्परेचर पर बर्फ़ भी हो, पानी भी हो और वाटर वेपर भी मौजूद हो? तो हम ये कहते हैं कि हाँ, प्रैक्टिकली तो नहीं पर आइडियली पॉसिबल है। कैसे? इट इज़ यूनिक बिकॉज इट अकर्स एट अ स्पेसिफिक टेम्परेचर ऑफ 273.16 केल्विन। तो एक स्पेसिफिक टेम्परेचर 273.16 केल्विन, अगर टेम्परेचर ये रख दिया जाए T, इसको TR बोल देते हैं। TR इज फॉर ट्रिपल पॉइंट। तो TTR ये है 273.16 केल्विन और 0.01 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, और फिर है PTR यानी कि ट्रिपल पॉइंट वाला प्रेशर। प्रेशर कितना? 0.46 सेंटीमीटर ऑफ Hg। Hg यानी कि मरकरी, है ना। तो ये दो प्रेशर हैं, तो हम ये कहते हैं इट इज़ यूनिक बिकॉज इट अकर्स एट अ स्पेसिफिक टेम्परेचर ऑफ 273.16 केल्विन एंड अ स्पेसिफिक प्रेशर ऑफ 0.46 सेंटीमीटर ऑफ Hg कॉलम। ठीक है, ये हमारा होता है ट्रिपल पॉइंट। तो ट्रिपल पॉइंट जो है वो एक आइडियल कंडीशन है। आइडियल कंडीशन मतलब आपने अगर इतना टेम्परेचर मेंटेन कर रखा है किसी भी एक वेसल का और इतना प्रेशर मेंटेन कर रखा है, तो अगर टेम्परेचर और प्रेशर इतना इतना आपने मेंटेन कर रखा है तो वहाँ पर आपका बर्फ़ भी, पानी भी और उसके जो वेपर हैं, ये तीनों के तीनों इक्विलिब्रियम में एग्जिस्ट कर सकते हैं। मतलब तीनों एक दूसरे को डिस्टर्ब नहीं करेंगे। ऐसा नहीं है कि वो वेपर है तो ज़्यादा टेम्परेचर पर है तो हम ये कहेंगे कि नहीं, ये वाला टेम्परेचर और ये वाला प्रेशर, इतने प्रेशर पर तीनों के तीनों आइडियली एग्जिस्ट करेंगे। ठीक है, और ये प्रैक्टिकली बना पाना, ऐसी कंडीशन, ऐसी सिचुएशन बना पाना प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो केवल इतना ही करना है और इसमें कोई डीप में, डिटेल में और कोई क्वेश्चन इसमें नहीं बनता। ठीक है, अगला टॉपिक जो है थर्मल एक्सपेंशन। थर्मल एक्सपेंशन इंपॉर्टेंट है। द इंक्रीज इन द साइज ऑफ अ बॉडी व्हेन इट इज़ हीटेड इज कॉल्ड थर्मल एक्सपेंशन। जब किसी भी बॉडी को हम हीट करते हैं और हीट करने पर उसके साइज़ में थोड़ा बहुत इंक्रीमेंट हो जाता है तो उसको हम क्या बोलते थे? उस स्टेट को ही हम बोलते हैं थर्मल एक्सपेंशन। जैसे मान लीजिए हमने क्या करा, हमने किसी एक रॉड को लिया, कोई आयरन की रॉड है और हमने उसको खूब गर्म कर दिया, तो हम ये कहेंगे तो पहले भी उतनी थी, आज भी उतनी ही है ना। और गर्म करने से हमने तो नहीं देखा कि इसमें कुछ ऐसा, मतलब इसकी जो लेंथ वगैरह है या विड्थ है वो कुछ इंक्रीज़ हो गई हो। तो हम ये कहेंगे कि ये इस तरीके से ऑब्जर्व नहीं करा जाता। अगर मान लीजिए हमारे पास कोई रॉड है और उस रॉड की लेंथ हमने बिल्कुल पॉइंट बाय पॉइंट एग्जैक्ट उसकी हमने लेंथ मेज़र करी है, तो हम स्क्रू गेज की हेल्प से या फिर वर्नियर कैलिपर की हेल्प से मामूली सा भी अगर 1 मिलीमीटर भी उसमें इंक्रीमेंट हुआ है तो हम ये कहेंगे कि भाई देखो लेंथ तो बढ़ी है ना, इसका मतलब एक्सपेंड हुआ है, इसका मतलब लोहा थोड़ा सा फैला है, थोड़ा सा इलोंगेट हुआ है। ठीक है, तो इसी को हम बोलते हैं थर्मल एक्सपेंशन। अब जो एक्सपेंशन है, एक्सपेंशन जो है वो एक्सपेंशन भी कई तरीके के हैं। एक्सपेंशन एक तो हो जाएगा लीनियर एक्सपेंशन। एक लीनियर एक्सपेंशन का मतलब क्या है कि आपने कोई एक रॉड ली और आपने उस रॉड को गर्म करा और गर्म करने पर आपने देखा कि उसकी लेंथ बढ़ गई, तो दैट इज़ कॉल्ड लीनियर एक्सपेंशन। आपने कोई शीट ली, उसको गर्म करा, वो शीट थोड़ी सी फैल गई यानी कि उसका एरिया बढ़ गया, तो एरिया बढ़ गया तो उसको क्या बोलेंगे? सुपरफिशियल एक्सपेंशन। ठीक है,
और इसी तरीके से हम ये कहेंगे कि नहीं, अब हम ना कोई वॉल्यूम ले रहे हैं। वॉल्यूम लेने का मतलब क्या है कि आपने एक कोई बड़ा सा मेटलिक कोई ब्लॉक ले लिया, क्यूबॉइड या क्यूबिकल ब्लॉक ले लिया, उसको गर्म करा तो आपने देखा उसकी थोड़ी सी लेंथ भी बढ़ गई, उसकी ब्रेथ भी बढ़ गई, उसकी हाइट भी बढ़ गई, यानी कि ओवरऑल उसकी वॉल्यूम में चेंज आ गया। तो दिस इज कॉल्ड थर्मल एक्सपेंशन। और इसका ना जस्ट उल्टा भी होता है। इसका जस्ट उल्टा भी होता है कि अगर मान लीजिए हम किसी चीज़ को गर्म कर रहे हैं, तो गर्म करने पर उसका फैलना, एक्सपैंड होना, तो ठंडा करने पर कॉन्ट्रैक्ट भी होती है वो चीज़, ठीक है। तो इस तरीके से अब थर्मल एक्सपेंशन जो है वो तीनों पैरामीटर्स हमको देखने हैं, लेंथ वाला भी, एरिया वाला भी और वॉल्यूम वाला भी। और ये इंपॉर्टेंट है, पेपर में कई बार पूछा जाता है इसमें से क्वेश्चन। अच्छा, तो देखिएगा हम तीनों टाइप्स देखेंगे। पेज नंबर 4 पर आ जाइए, डिफरेंट टाइप्स ऑफ थर्मल एक्सपेंशन। फर्स्ट है लीनियर एक्सपेंशन। इट इज़ द इंक्रीज इन द लेंथ ऑफ अ मेटल रॉड ऑन हीटिंग, ठीक है। इट इज़ द इंक्रीज इन द लेंथ ऑफ अ मेटल रॉड ऑन हीटिंग। हीट करने पर कोई मेटल रॉड है उसकी लेंथ बढ़ जाए, दैट इज कॉल्ड लीनियर एक्सपेंशन। सुपरफिशियल एक्सपेंशन, इट इज़ द इंक्रीज इन द सरफेस एरिया ऑफ अ मेटल शीट ऑन हीटिंग। तो कोई मेटल शीट है, उसका सरफेस एरिया अगर बढ़ जाता है ना, तो उसको हम बोलते हैं सुपरफिशियल एक्सपेंशन। फिर क्यूबिकल एक्सपेंशन, इट इज़ द इंक्रीज इन द वॉल्यूम ऑफ अ ब्लॉक ऑन हीटिंग, ठीक है। तो तीनों ही केसेस में डायग्राम्स यहाँ पर दे रखे हैं, आप ये देखिए। अगर मैं लीनियर एक्सपेंशन की बात करूँ तो लीनियर एक्सपेंशन में हमने एक रॉड ले ली, ये इसकी लेंथ है, ये रॉड है, ये इसकी लेंथ हो गई। अब हमने क्या करा, हमने इसको थोड़ा सा गर्म कर दिया। गर्म करने पर हमने देखा कि थोड़ा सा इसका जो लेंथ है वो बढ़ गया। तो अब जो है तो लेंथ थोड़ी सी इसकी इंक्रीज होगी। तो अब हम ये कहेंगे कि जो नई लेंथ है, इस नई लेंथ को चाहे तो एल डैश बोल दीजिए। ये जो एल डैश है, ये एल डैश क्या हो जाएगा, एल प्लस डेल्टा एल। डेल्टा एल में क्या है, ये वाला पोर्शन और ये वाला पोर्शन, ये दोनों को ऐड करेंगे तो डेल्टा एल आएगा। डेल्टा एल का मतलब कि कितनी बड़ी है लेंथ, कितना चेंज हुआ है उसमें, दैट इज कॉल्ड डेल्टा एल। क्लियर इतना, ठीक है। अच्छा, अब जरा देखिएगा ऐसे ही अगर हम एरिया की बात करें तो एरिया, मान लीजिए हमारे पास ओरिजिनली एरिया ऐसे था। कोई भी एक शीट है, उस शीट का सरफेस एरिया एस दे रखा है और फिर वो बढ़कर इतना हो गया। तो ये तो लीनियर एक्सपेंशन है, इसको बोलेंगे सुपरफिशियल एक्सपेंशन। सुपरफिशियल एक्सपेंशन, तो सुपरफिशियल टर्म जो है वो एरिया के इंक्रीमेंट के लिए यूज करा जाता है, दिस इज कॉल्ड सुपरफिशियल एक्सपेंशन। इसी तरीके से अगर मान लीजिए हमारे पास कोई वॉल्यूम था, ओरिजिनली ऐसा सोच लीजिए कि कोई क्यूबिकल बॉक्स है, ये क्यूबिकल बॉक्स है। तो हमने ये देखा कि इसकी जो लेंथ है वो थोड़ी सी इधर भी और थोड़ी सी इधर भी, दोनों तरफ थोड़ी थोड़ी लेंथ बढ़ गई इसकी। थोड़ी थोड़ी ब्रेथ बढ़ गई और थोड़ी थोड़ी हाइट भी बढ़ गई, ठीक है। तो इस तरीके से हम ये कहेंगे कि पहले जो ब्लॉक था, हालांकि थोड़ा ज़्यादा बढ़ गया है, पहले ब्लॉक जो था उसका वॉल्यूम थोड़ा कम था, वॉल्यूम थोड़ा बढ़ गया है गर्म करने पर। तो ये तीन तरीके के हो गए। ये हो गया क्यूबिकल एक्सपेंशन। अच्छा, अब जरा कॉज देखते हैं, कॉज क्या है। तो एक लाइन में ही उसको एक्सप्लेन कर देना। पूछा जाता है, ये कई बार क्या है ना, आपने देखा होगा कि फिजिक्स का जब एग्जाम होता है तो फिजिक्स के एग्जाम में क्वेश्चन थोड़ा बड़ा सा बनकर आता है, और उस बड़े से क्वेश्चन में क्या है कि एक क्वेश्चन होगा, क्वेश्चन मार्क, फिर दूसरा होगा, फिर तीसरा होगा, तो वो एक पैराग्राफ जैसा दिखाई देता है। उसी में सबसे पहले पूछ लेंगे कि थर्मल एक्सपेंशन क्या है, फिर उसके टाइप्स पूछ लेंगे, टाइप्स के साथ साथ आपसे वो पूछेंगे कि आप एक्सपेंशन का कॉज बताइए, और उस कॉज के साथ में जो है आपसे कोई न्यूमेरिकल भी साथ में पूछा जा सकता है, वो भी अभी करेंगे डिस्कस। तो कॉज देखिएगा, कॉज क्या है थर्मल एक्सपेंशन का। थर्मल एक्सपेंशन का कॉज जो है
वो देखिए बना सॉलिड इज हीटेड द एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन ऑफ इट एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स इंक्रीजेस। ठीक है, तो क्या होता है कि जैसे मान लीजिए सॉलिड है, तो हमने ये देखा कि तीन तरीके की जो स्टेट्स होती हैं मैटर की, एक सॉलिड हो गई, लिक्विड हो गई और गैस हो गई। तो जब हम सॉलिड की बात कर रहे हैं, सॉलिड सॉलिड क्यों होता है कि सॉलिड को कहीं भी रख देते हैं, उसकी वॉल्यूम, उसका साइज, शेप सब कुछ फिक्स रहता है बिल्कुल, उसमें कहीं कोई चेंज होता नहीं। तो सॉलिड में क्या होता है, ये जो इंटर एटॉमिक सेपरेशन होता है मॉलिक्यूल्स के बीच में, जो सेपरेशन होता है वो सेपरेशन ना के बराबर होता ही नहीं है। ठीक है, जितना ज़्यादा सेपरेशन होगा उतना ही वो लिक्विड, मतलब उतना ही वो जो सब्सटेंस है वो फ्लेक्सिबल होगा। सॉलिड तो फ्लेक्सिबल होता नहीं, तो सॉलिड में बिल्कुल गैप नहीं होता, सारे के सारे पार्टिकल्स एक दूसरे से बिल्कुल जुड़कर चिपक कर एकदम बैठे रहते हैं, गैप नहीं होता बिल्कुल भी। लिक्विड में गैप होता है और गैसेस में तो बहुत ज़्यादा गैप होता है ना। तो हम ये कहते हैं कि जब आपने सॉलिड को, किसी भी सॉलिड को आपने गर्म करना शुरू करा, तो गर्म करने से होगा क्या कि गर्म करने से उसके जो पार्टिकल्स हैं, और पार्टिकल्स जो होते हैं चाहे वो सॉलिड हो, चाहे वो लिक्विड हो, चाहे वो गैस हो, कंटिन्यूस रैंडम मोशन होता रहता है उनके पार्टिकल्स का। ठीक है, तो वो जब आपने गर्म करा, तो गर्म करने से क्या होता है कि उन पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी बढ़ने लगती है। ठीक है, जब काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है तो वो बड़ी तेज़ी से आपस में, पहले कम स्पीड से टकरा रहे थे, अब थोड़ा ज़्यादा स्पीड से टकराएंगे। जब टकराएंगे तो टकराने से थोड़ा 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 सेपरेशन भी बढ़ेगा। कोई टक्कर मार रहा है कोई तेज़ी से, कोई धीरे से टकरा रहा है, तो धीरे से टकरा रहा है तो वो बाउंस नहीं हो पा रहा उतना, और कोई तेज़ी से टकरा रहा है, तेज़ी से टकरा रहा है तो टकराने के बाद में वो बाउंस बैक भी कर रहा है। तो वही चीज़ है कि जब पार्टिकल्स तेज़ी से टकराने लगेंगे तो थोड़ा 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 सेपरेशन बढ़ने लगेगा। और जब छोटे छोटे पार्टिकल्स से मिलकर ही तो सॉलिड बना है, जब वो सेपरेशन धीरे 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 बढ़ेगा तो ओवरऑल बाहर इफेक्ट ये दिखाई देगा कि रॉड है तो थोड़ी सी लंबी हो गई, क्योंकि उसके पार्टिकल्स इतनी तेज़ी से टकरा रहे हैं कि वो एक दूसरे को सेपरेट आउट कर रहे हैं, अलग अलग कर रहे हैं, तो इसलिए थोड़ा सा वो बढ़ जाता है। ऐसे ही एरिया बढ़ता है, ऐसे ही वॉल्यूम बढ़ता है। ठीक है, तो वही मेंशन कर रखा है यहाँ पर, बस ये एक ही लाइन लिखना, when a solid is heated the amplitude of vibration of its atoms and molecules increases, that is the average interatomic separation increases, this results in the thermal expansion of the solid। बस इतना लिखना है, कुछ नहीं। उसके बाद अगला देखिएगा, फिर हम ये देखते हैं कि कोई चीज़ कितनी एक्सपेंड हुई, कोई चीज़ कितनी एक्सपेंड हुई, ये डिपेंड करता है कि उसका मतलब हमको ये दिखाना होता है कि कोई चीज़ कितनी एक्सपेंड हुई, ये तो पता चल जाएगा। अच्छा चलो लेंथ है, तो लेंथ 5 सेंटीमीटर था, 5.2 सेंटीमीटर हो गया, तो मुझे ये पता चल गया इतनी एक्सपेंड हो गई। लेकिन हम ये चाहते हैं कि हमको ना टेम्परेचर के साथ इसका रिलेशन पता चल जाए कि भाई कितना टेम्परेचर बढ़ाने पर चीज़ कितनी एक्सपेंड होगी। ठीक है, कितना टेम्परेचर बढ़ाने पर एरिया कितना बढ़ेगा, है ना। तो हम वो एक रिलेशन निकालना चाहते हैं, तो वो रिलेशन निकाला जाता है, उसके लिए कोफिशिएंट डिफाइन करे जाते हैं। एक होता है कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन, एक होता है सुपरफिशियल एक्सपेंशन, और एक होता है क्यूबिकल एक्सपेंशन। लीनियर एक्सपेंशन के कोफिशिएंट को अल्फा बोलते हैं, इसको बीटा बोलते हैं, उसको गामा बोलते हैं। फिर उनके बीच में रिलेशन भी होता है, वो रिलेशन भी पूछा जाता है एग्जाम में, वो अभी करके दिखाता हूँ काफ़ी। तो कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन देखेंगे पहले। कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन, इसमें देखिए सपोज अ सॉलिड रॉड ऑफ लेंथ L is heated through a temperature delta T and its final यानी कि increased length is L dash. It is found from experiments that increase in length is directly proportional to rise in temperature. तो जब भी कभी कोई भी हमारे पास सॉलिड है तो उसका कुछ भी इनिशियल टेम्परेचर होगा और हमने फिर उसका टेम्परेचर थोड़ा सा बढ़ा दिया, तो थोड़ा सा बढ़ाने पर उसका टेम्परेचर कितना हो गया, मान लीजिए पहले T था फिर T डैश हो गया, तो T डैश बढ़कर T डैश हो गया, तो हम ये कहेंगे क्योंकि हम टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं, एक्सपेंशन के लिए टेम्परेचर बढ़ाना पड़ेगा। कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन, तो ओरिजिनली हमने कहा कि टेम्परेचर T था, वो बढ़कर T डैश हो गया, बढ़ने के बाद हो गया T डैश, तो हमने ये कहा कि जो चेंजिंग टेम्परेचर है वो कितना हो जाएगा, T डैश माइनस T। ठीक है, इसी तरीके से यहाँ पर ये है कि ओरिजिनली जो लेंथ है वो L थी और बढ़कर लेंथ कितनी हो गई, L डैश हो गई।
ठीक, तो इसी तरह से हम ये कहेंगे कि चेंज इन लेंथ कितना हो जाएगा एल डैश माइनस एल, इसको भी हम डेल्टा एल बोल सकते हैं। ठीक है, फिलहाल हमने ये देखा एक्सपेरिमेंट से, ये देखा गया कि चेंज इन लेंथ जो है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इंक्रीज इन टेम्परेचर। ठीक है, चेंज इन लेंथ मतलब लेंथ भी कितनी बढ़ेगी, जितना ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ेगा। ठीक है, तो ये देखा गया इंक्रीज इन लेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू राइज इन टेम्परेचर। तो पहला पॉइंट तो ये हो गया कि एल डैश माइनस एल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू राइज इन टेम्परेचर। राइज इन टेम्परेचर डेल्टा टी है ना, तो ये डेल्टा टी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, पहली ऑब्जर्वेशन ये। सेकंड ऑब्जर्वेशन, इंक्रीज इन लेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ओरिजिनल लेंथ, है ना, तो इंक्रीज इन लेंथ जो है वो ओरिजिनल लेंथ के भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। एल डैश माइनस एल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल। इसका मतलब क्या हुआ कि लेंथ भी उसी रॉड की बढ़ेगी जो पहले से कुछ तो लंबी हो। ऐसा थोड़ी है कि जरा सी रॉड है और आप ये चाहें कि वो 1 मीटर की रॉड थी और आप चाहें वो 1 किलोमीटर लंबी हो जाए, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। उसके अंदर उतना मैटर तो होना चाहिए, उतने मॉलिक्यूल्स तो होने चाहिए, तभी तो वो एक्सपेंड करेगी उतनी ज़्यादा। तो हम ये कहेंगे ओरिजिनली जितनी ज़्यादा लंबी लेंथ थी, चेंज इन लेंथ भी उतना ही ज़्यादा होगा। ठीक है, बड़ी रॉड है ज़्यादा एक्सपेंड होगी, छोटी रॉड है कम एक्सपेंड होगी। ठीक, तो ये दो चीज़ें देखी गई। हमने ये कहा कि फर्स्ट और सेकंड को अगर कंबाइन कर दें तो क्या होगा, कंबाइनिंग फर्स्ट एंड सेकंड, combining first and second we get L dash minus L is directly proportional to L delta T, is directly proportional to L delta T। और फिर हम क्या करेंगे, यहाँ से ऐसे कह देंगे कि प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाकर अगर मुझे इक्वालिटी साइन लगाना है तो हो जाएगा L dash minus L is equal to alpha into L delta T, alpha into L delta T। This proportionality constant alpha is called coefficient, this proportionality constant alpha is called coefficient of linear expansion। इसी को coefficient of linear expansion हम बोल देते हैं। तो अगर हमें अल्फा की वैल्यू निकालनी है तो वो क्या हो जाएगी, अल्फा इज इक्वल टू एल डैश माइनस एल अपॉन एल डेल्टा टी। और ये जो एल डैश माइनस एल है इसको मैं डेल्टा एल भी बोल सकता हूँ। तो अल्फा इज इक्वल टू डेल्टा एल अपॉन एल डेल्टा टी, डेल्टा एल अपॉन एल डेल्टा टी। इसके बाद जरा देखिएगा कि अगर मैं इसका यूनिट देखना चाहूँ कि इसकी यूनिट कितनी होगी। भाई डेल्टा एल क्या है, चेंज इन लेंथ। तो किसी की लेंथ पे कितना चेंज हो गया, मेरा 0.01 मीटर इतना चेंज हो गया लेंथ, यानी कि यूनिट क्या होगी उसकी, डेल्टा एल की यूनिट क्या होगी, मीटर। जो ओरिजिनल लेंथ है एल उसकी यूनिट में क्या होगी, मीटर। तो मीटर से तो मीटर कैंसिल आउट हो जाएगा, केवल टेम्परेचर बचा है यहाँ पर। तो आप इसकी यूनिट अल्फा की यूनिट पर डिग्री सेल्सियस भी बोल सकते हैं और पर केल्विन भी बोल सकते हैं। पर का मतलब समझ गए ना कि k की पावर -1 ये हो गया। तो वही यहाँ पर मेंशन्ड है, द यूनिट ऑफ अल्फा इज पर डिग्री सेल्सियस, ऐसा यूनिट इज, या यूनिट कह दीजिए, ऐसा यूनिट तो पर केल्विन होगी सर। यूनिट इज पर डिग्री सेल्सियस और पर केल्विन, ये हो गई इसकी यूनिट लीनियर एक्सपेंशन की, कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन। इसी तरीके से देखेंगे कोफिशिएंट ऑफ सुपरफिशियल एक्सपेंशन। तो सुपरफिशियल एक्सपेंशन में क्या लेंगे, एक मेटल शीट ले लेंगे। सपोज अ मेटल शीट ऑफ इनिशियल सरफेस एरिया कैपिटल S is heated through temperature delta T and its final surface area becomes S dash। तो फाइनल सरफेस एरिया S dash हो जाता है। तो अगेन बाई एक्सपेरिमेंट्स ये देखा गया, जैसे यहाँ पर ये देखा गया था ना कि चेंज इन लेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इंक्रीज इन टेम्परेचर, ऐसे ही देखा गया कि चेंज इन सरफेस एरिया, एक मेटल शीट को लिया, मेटल शीट को जब हम गर्म कर रहे हैं तो फिर उसका एरिया बढ़ेगा। तो कोफिशिएंट ऑफ सुपरफिशियल एक्सपेंशन कोफिशिएंट ऑफ सुपरफिशियल एक्सपेंशन, तो इसमें हमने कहा सपोज द मेटल शीट ऑफ इनिशियल सरफेस एरिया S is heated through temperature delta T and its final surface area becomes S dash। तो फाइनल सरफेस एरिया उसका S dash बन रहा है। तो यहाँ पर भी it has been found by experiments that increase in surface area यानी कि S dash minus S
इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इंक्रीज इन टेम्परेचर, ये डेल्टा टी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया पहली चीज। दूसरा कि इंक्रीज इन सरफेस एरिया मतलब एस डैश माइनस एस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द ओरिजिनल सरफेस एरिया, यानी कि एस के भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, ये हो गया। ठीक है, कंबाइनिंग दीज टू फैक्टर्स बिल्कुल उसी की तरह करना है। कंबाइनिंग दीज टू फैक्टर्स एस डैश माइनस एस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एस डेल्टा टी, और फिर ये प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाकर इक्वालिटी साइन अगर लगाना है तो एस डैश माइनस एस इज इक्वल टू बीटा एस डेल्टा टी, बीटा एस डेल्टा टी, बीटा निकालना है तो बीटा इज इक्वल टू एस डैश माइनस एस अपॉन एस डेल्टा टी। एस डैश माइनस एस यानी कि इंक्रीज इन सरफेस एरिया, इंक्रीज इन सरफेस एरिया को डेल्टा एस बोल सकते हैं, डेल्टा एस अपॉन एस डेल्टा टी। यहाँ पर भी आप ये देखिए कि चेंज इन सरफेस एरिया तो यूनिट क्या होगी उसकी मीटर स्क्वायर, और ओरिजिनल सरफेस एरिया उसकी यूनिट क्या होगी वो भी मीटर स्क्वायर, तो मीटर स्क्वायर से मीटर स्क्वायर कट गया तो भाई बीटा जो है ना उसकी यूनिट भी पर डिग्री सेल्सियस या पर केल्विन होगी। ठीक है, तो यूनिट ऑफ बीटा इज आल्सो पर डिग्री सेल्सियस और पर केल्विन। तो बीटा की यूनिट भी या तो पर डिग्री सेल्सियस बोल दीजिए या पर केल्विन बोल दीजिए, एक ही बात रहेगी। ठीक है, सिमिलरली आपको देखना है ये जो है हमारा कोफिशिएंट ऑफ क्यूबिकल एक्सपेंशन। तो कोफिशिएंट ऑफ क्यूबिकल एक्सपेंशन में है सपोज अ सॉलिड ब्लॉक, अब ब्लॉक है ऑफ इनिशियल वॉल्यूम v इज हीटेड थ्रू अ टेम्परेचर डेल्टा t एंड इट्स फाइनल वॉल्यूम इज v डैश, उसकी फाइनल वॉल्यूम v डैश बन जाती है। कोफिशिएंट ऑफ कोफिशिएंट ऑफ क्यूबिकल एक्सपेंशन, तो इसमें क्या हो जाएगा, इट हैज बीन फाउंड एक्सपेरिमेंटली दैट चेंज इन द इंक्रीज इन वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इंक्रीज इन टेम्परेचर। ठीक है, एंड इंक्रीज इन वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द ओरिजिनल वॉल्यूम, इंक्रीज इन वॉल्यूम ओरिजिनल वॉल्यूम की भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। दोनों को कंबाइन करेंगे तरीका वही सेम, v dash minus v is directly proportional to v delta t, तो v dash minus v is equal to gamma v delta t, v dash minus v is equal to gamma v delta t, ये हो गया। और गामा कैसे निकलेगा फिर यहाँ v dash minus v upon v delta t, तो गामा is equal to delta v अपॉन v डेल्टा t, ये हो गया। और इसमें भी आप ये देखिए चेंज इन वॉल्यूम और ओरिजिनल वॉल्यूम दोनों की यूनिट मीटर क्यूब होगी, वो कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यूनिट इसकी कितनी हो जाएगी, यूनिट ऑफ गामा इज वही पर डिग्री सेल्सियस और पर केल्विन, तो गामा की यूनिट भी या तो पर डिग्री सेल्सियस होगी या फिर पर केल्विन होगी। ठीक है जी, तो ये हुआ एक, तो ये है हमारा थर्मल एक्सपेंशन वाला ये कॉन्सेप्ट था। उसके बाद हमें देखना है वेरिएशन ऑफ गामा विद टेम्परेचर। ठीक है, वेरिएशन ऑफ गामा विद टेम्परेचर ये क्या है कि ये छोटा सा ग्राफ है जो एनसीईआरटी में दे रखा है, हमें सिलेबस में स्पेशली नहीं मेंशन कर रखा था, लेकिन कई बार क्या है कि साथ में ही पूछ लिया जाता है। तो ये छोटा सा ग्राफ है, इसको लर्न करने में कोई बुराई नहीं है। देखिए क्या है, फॉर अ गिवन सब्सटेंस gamma varies with temperature, this figure shows the variation of coefficient of cubical expansion of copper with temperature। कि कॉपर जो है, कॉपर जैसे एक मेटल होता है, तो कॉपर का जो कोफिशिएंट ऑफ क्यूबिकल एक्सपेंशन है वो टेम्परेचर के साथ किस तरह से वेरी कर रहा है। तो ये एक ग्राफ बस लर्न कर लेना। ठीक है, और ग्राफ देख लीजिए, इसमें आपको कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो ना अगर ना भी पूछी जाए तो अगर आपने लर्न कर रखा है उसको बनाकर आ जाओ वहाँ पर। अब उसमें ये नहीं है कि ये ऐसे एक एक्स एक्सेस वाई एक्सेस बना दी और ये बनाने के बाद में बस ये बनाकर छोड़ दिया ऐसे, उसमें ज़रा मेंशन भी कर देना कि भाई एक्स एक्सेस पर क्या है, वाई एक्सेस पर क्या है। ठीक है, तो ये इसलिए कह रहा हूँ कि वो मैंने सॉलिड्स वाला टेस्ट लिया था ना, तो उसमें इलास्टोमर वाला वो जो पोर्शन था वो इलास्टिक इफेक्ट वाला, उसमें ग्राफ बना दिया, बस ग्राफ बना दिया, वही एक्स एक्सेस और वाई एक्सेस पर क्या है वो तो ज़रा लिख दो,
वो लिखो, उसको एक दो लाइन में थोड़ा सा एक्सप्लेन भी कर दो, तो लगता है कि हाँ पढ़ाई वढ़ाई कर रखी है। तो देखिएगा यहाँ पर आपको टेम्परेचर और वाई एक्सिस पर आपको गामा ये दिखाना है। तो टेम्परेचर ब्रैकेट में लिख दीजिए केल्विन में के ये, और इधर वाई एक्सिस पर गामा ये हो जाएगा 10⁻⁻⁵ पर केल्विन। ये लगभग इस रेंज का होता है। तो 250 और 500, ठीक है। इधर 10⁻⁻⁵ 10⁻⁵ पर केल्विन लिखने का मतलब क्या होगा, ये लिखने का मतलब ये होगा कि जो भी हमारा कोफिशिएंट आएगा ना क्यूबिकल एक्सपेंशन का, यानी कि जो गामा आएगा वो इस ऑर्डर का होगा, उसकी ये वैल्यू नहीं होगी, वो इस ऑर्डर का होगा। ऑर्डर का मतलब क्या होता है, जैसे कार में जो स्पीडोमीटर होता है, स्पीडोमीटर के साथ में आरपीएम मीटर भी होता है। तो आरपीएम मीटर में लिखा रहता है एक्स, ऐसे करके लिखा रहता है एक्स, और उसके आगे लिखा रहता है 1000 आरपीएम। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये है कि अगर आपकी कार स्टार्ट है और उसमें 1 पर या 2 पर उसको दिखा रहे हैं, तो 2 पर अगर वो नीडल दिखाई दे रही है तो 2 × 1000, यानी कि 2000 आरपीएम पर आपका इंजन जो है वो रिवॉल्व कर रहा है। अगर 3 पर है तो 3 × 1000, 3000 आरपीएम पर इंजन रिवॉल्व कर रहा है, ठीक है। तो उसकी भी एक सेफ रेंज होती है, उसकी भी एक सेफ रेंज होती है। जैसे कुछ लोग कहते हैं ना, मैं तो 200 की स्पीड पर गाड़ी चला कर आया, है ना, तो वो बेवकूफ़ी वाली बात है भाई। आप बस आरपीएम देख लो, अगर आरपीएम आपका बहुत ज़्यादा नहीं है, ठीक है, तो तब आप ये समझ लीजिए कि हाँ आपका इंजन बचा हुआ है, नहीं तो कभी भी बुलावा आ सकता है जो 200 की स्पीड पर चलते हैं। तो ये 1000 आरपीएम जो इस तरह से लिखा हुआ है, इसका मतलब सीधा सीधा ये है कि उस ऑर्डर का है भाई। हर एक पर उस पर मीटर पर ये थोड़ी लिखेंगे 1000, 2000, 3000 ऐसे थोड़ी लिखेंगे। तो इसलिए यहाँ पर भी बार बार 10⁻⁻⁵ लिखने की बजाय ये इस तरह से लिख दिया। तो इसका मतलब क्या है कि अगर 250 केल्विन के करीब टेम्परेचर है ना, तो ये यहाँ पर इतना कुछ भी वैल्यू होगी उसकी 500 के करीब है, ये थोड़ा सा इस तरह से बढ़ेगा। मतलब जो टेम्परेचर बढ़ाने से गामा की वैल्यू इस कर्व के अकॉर्डिंगली बढ़ेगी, बस इतना आपको याद कर लेना। तो अगर आपके पास क्यूबिकल एक्सपेंशन पूछा जाता है, बना देना ग्राफ, क्या बनाएंगे, ठीक है, कुछ एक्स्ट्रा ही लिख कर आओगे वहाँ पर, ठीक। अच्छा जी, आगे चलते हैं। तो ऐसे आयरन का भी होगा, ऐसे ही जो है एल्यूमिनियम का भी होगा। अब जरा देखिएगा, एक चीज़ ऐसी होती है, एक ना यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट होता है, कैपिटल आर से रिप्रेजेंट करते हैं यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट को। तो वो डिटेल में हम काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस में करेंगे, लेकिन इसमें कोफिशिएंट ऑफ क्यूबिकल एक्सपेंशन ऑफ एन आइडियल गैस एट कांस्टेंट प्रेशर, ये भी एक छोटा सा टॉपिक मेंशन था, तो इंक्लूड कर दिया है, आप समझ जाएंगे। आइडियल गैस इक्वेशन आपने पढ़ी है, पीवी इज इक्वल टू एनआरटी केमिस्ट्री में, पीवी इज इक्वल टू एनआरटी। अगर किसी भी गैस के प्रेशर को, जिस भी प्रेशर पर गैस वो एग्जिस्ट कर रही है ना, हो सकता है सिलेंडर के अंदर गैस भरी हुई है तो एक्सट्रीमली कंप्रेस्ड गैस है, सीएनजी गाड़ियों में डाली जाती है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, तो बहुत ज़्यादा प्रेशर पर है वो, ठीक है। वॉल्यूम उसका जो भी सिलेंडर का जो वॉल्यूम है वो उसी को एक्वायर कर लेगी, ठीक। तो हमने कहा प्रेशर और वॉल्यूम को अगर मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो, और हमको अगर गैस के नंबर ऑफ मोल्स मालूम है, नंबर ऑफ मोल्स, मोल्स पता है वो 6.022 × 10⁻², और यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट की एक फिक्स्ड वैल्यू होती है, तो हम उसका टेम्परेचर निकाल सकते हैं। अगर हमको ये तीनों चीज़ें पता है तो मैं प्रेशर और वॉल्यूम का मल्टीप्लिकेशन ये कैलकुलेट कर सकता हूँ, ठीक है। तो ये ऐसा है कि ये कहलाती है हमारी आइडियल गैस इक्वेशन। तो अब जरा सुनिएगा, कोफिशिएंट ऑफ क्यूबिकल एक्सपेंशन ऑफ एन आइडियल गैस, तो गामा की वैल्यू निकालनी है आइडियल गैस की। तो फॉर एन आइडियल गैस पीवी इज इक्वल टू एनआरटी, इक्वेशन नंबर 1। For an ideal gas, PV is equal to nRT, equation number 1.
अब हमने कहा एट कांस्टेंट प्रेशर, तो प्रेशर कांस्टेंट है, लेकिन 3 वेरिएबल हम लेकर चलते हैं। जब हम गैसेस की बात करेंगे तो 3 वेरिएबल हम लेकर चलेंगे, प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर। इसी पर बेस्ड वो 3 लॉज हैं जो शायद अभी पढ़े हैं या नहीं मालूम नहीं, हम फिजिक्स में भी पढ़ेंगे उसको, केमिस्ट्री में भी है वो। एक तो बॉयल्स लॉ, एक चार्ल्स लॉ और एक गे-लुसाक लॉ, ठीक है। तो उसी पर बेस्ड है, एक में प्रेशर कांस्टेंट रहता है, एक में वॉल्यूम कांस्टेंट रहती है, एक में टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है। तो हमने कहा कि एट कांस्टेंट प्रेशर एट कांस्टेंट प्रेशर, पढ़े हैं ये वाले लॉज वैसे, P डेल्टा V is equal to M R डेल्टा T, ये हो गया, ठीक है। इसको इक्वेशन नंबर 2 कर दिया हमने। तो हमने ये कहा कि P जो है, प्रेशर को मैंने कांस्टेंट रखा, इसलिए P को मैंने चेंज नहीं करा, P को मैंने P ही लिख दिया, ठीक है। और N और R नंबर ऑफ मोल्स जो हैं वो भी किसी भी गैस के फिक्स्ड रहेंगे, कांस्टेंट रहेंगे। और जो कैपिटल R है, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, ये भी फिक्स्ड रहेगा, है ना, ये भी कांस्टेंट है। तो हमने प्रेशर को कांस्टेंट हमने लेकर चल रहे हैं, तो वॉल्यूम कांस्टेंट नहीं रहेगी, टेम्परेचर कांस्टेंट नहीं रहेगा, इसलिए डेल्टा V और डेल्टा T लिख दिया। कांस्टेंट नहीं रहेगा यानी कि वो चेंज हो गए, ठीक है। तो हमने ये लिख दिया। अच्छा, अब आप क्या करिए, इक्वेशन 2 को इक्वेशन नंबर 1 से डिवाइड कर दीजिए। डिवाइड इक्वेशन 2 बाई 1, डिवाइड इक्वेशन 2 बाई इक्वेशन 1। तो P डेल्टा V अपॉन पी वी, ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड को डिवाइड करा, एम आर डेल्टा टी अपॉन एम आर टी, एम आर पी, ये कैंसिल आउट हो गया, ठीक है। हमारे पास क्या आ गया, डेल्टा वी अपॉन वी इज इक्वल टू डेल्टा टी अपॉन टी, ये वैल्यू आ गई। इसके बाद जरा कोफिशिएंट ऑफ क्यूबिकल एक्सपेंशन देखिए, तो गामा क्या था, डेल्टा वी अपॉन वी डेल्टा टी, ठीक है। तो डेल्टा वी अपॉन वी तो है हमारे पास, इस डेल्टा टी को इधर ले आइए, तो ये हो जाएगा डेल्टा वी अपॉन वी डेल्टा टी इज इक्वल टू, इधर बचेगा 1 अपॉन टी, और ये जो डेल्टा वी अपॉन वी डेल्टा टी है, ये क्या है, गामा, गामा इज इक्वल टू 1 अपॉन टी। तो अगर मेरे पास एक आइडियल गैस है, तो आइडियल गैस के केस में जो हमारा कोफिशिएंट ऑफ क्यूबिकल एक्सपेंशन है वो क्या होगा, जो भी टेम्परेचर दे रखा हो बस उसका रेसिप्रोकल ले लीजिए, ठीक है। वो चेंज इन वॉल्यूम वगैरह सब कट जाएगा, उससे कोई लेना देना नहीं, बस आपको टेम्परेचर, जिस भी टेम्परेचर पर वो एग्जिस्ट करती है उस टेम्परेचर का रेसिप्रोकल ले लेना। चलिए जी, इसके बाद ये मैं इसको ना ठीक करके भेज दूंगा आपको नोट्स में ना, मैंने गलती से 1 अपॉन गामा लिख दिया इसको, देखेंगे आप। तो डेल्टा वी अपॉन वी डेल्टा टी, डेल्टा वी अपॉन वी वी डेल्टा टी, ये गामा होना चाहिए, तो गामा इज इक्वल टू 1 अपॉन टी, जो मैंने यहाँ लिखा ये ठीक है, नोट्स में गलती से 1 अपॉन गामा लिख दिया, इसको ठीक करके भेज दूँगा। अगला टॉपिक देखेंगे, ये बेहद इंपॉर्टेंट है, रिलेशन बिटवीन अल्फा बीटा एंड गामा। तो अल्फा बीटा और गामा के बीच में हमको ना रिलेशन डिराइव करने के लिए आता है, ठीक है। तो अभी करवाता हूँ मैं, 1 मिनट रुकिएगा बस।
बड़ी ओ ये भोजपुरी गाने कहाँ चल रहे थे भाई? चलिए जी अगला देखेंगे रिलेशन बिटवीन अल्फा बीटा एंड गामा। तो इसमें देखिएगा यहाँ पर है कंसिडर अ क्यूब। मैं पेज नंबर 7 पर हूँ, नोट्स में भी टोटल 7 ही पेजेस भेजे हैं आपको, 7 पर हूँ। कंसिडर अ क्यूब ऑफ साइड एल, इट्स ओरिजिनल वॉल्यूम इज V इज इक्वल टू एल क्यूब। तो जो क्यूब है, क्यूब की अगर साइड को मैंने L माना है तो उसकी ओरिजिनल वॉल्यूम साइड का क्यूब होता है ना। तो L क्यूब हो गई भाई, अगर हमने क्यूब माना है एक, तो क्यूब की वॉल्यूम क्या होगी ओरिजिनल L क्यूब। रिलेशन बिटवीन अल्फा बीटा एंड गामा, रिलेशन बिटवीन अल्फा बीटा एंड गामा। तो हमने क्यूब मान लिया, क्यूब की जो ओरिजिनल लेंथ है वो L है, तो क्यूब का वॉल्यूम कैसे निकलेगा, साइड का क्यूब करके, तो L क्यूब हो गया, V इज इक्वल टू L क्यूब। फिर हमने कहा सपोज द क्यूब इज हीटेड सो दैट इट्स टेम्परेचर इंक्रीजेज बाई डेल्टा टी। क्यूब को हमने हीट कर दिया, गर्म कर दिया, तो हमने जब उसको गर्म करा तो उसमें क्या होगा कि उसका जो टेम्परेचर है, हमने कहा कि मान लीजिए वो डेल्टा टी इंक्रीज हो गया, तो जो उसकी लेंथ है, लेंथ विल बिकम व्हेन cube is heated, then length of each side will become L dash is equal to L plus delta L, L dash is equal to L plus delta L। ठीक है, तो यही था ना, L डैश माइनस L को डेल्टा L बोल देते हैं, तो L डैश इज इक्वल टू L प्लस डेल्टा L हो गया। ठीक है, तो L डैश इज इक्वल टू L प्लस अब जरा देखिए, जैसे गामा हमारे पास ये निकला था, अल्फा की वैल्यू कितनी आई थी, डेल्टा L अपॉन L डेल्टा टी ये थी। तो डेल्टा L को क्या बोल सकते हैं, अल्फा L डेल्टा टी। तो यहाँ पर डेल्टा L की जगह लिख देंगे अल्फा L डेल्टा टी, अल्फा L डेल्टा टी। तो यहाँ से L डैश की वैल्यू कैसे निकली, हमने L यहाँ पर कॉमन ले लिया, तो ब्रैकेट में क्या बचेगा, 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी, ये L डैश हो गया। ठीक है, द न्यू वॉल्यूम ऑफ द क्यूब विल बी, देयरफॉर न्यू वॉल्यूम of the cube
विल बी, तो क्यूब की जो नई वॉल्यूम होगी वो नई वॉल्यूम कितनी हो जाएगी वो देखिएगा। हमने ये कहा v डैश इज इक्वल टू एल डैश का क्यूब, तो नई वॉल्यूम हो जाएगी v डैश इज इक्वल टू एल डैश का क्यूब। तो हमने क्या कहा, जो नया वाली लेंथ आई है नई वाली लेंथ का हमने क्यूब कर दिया, तो एल डैश का क्यूब, एल डैश का क्यूब करेंगे तो ये जो एल इंटू वन प्लस अल्फा डेल्टा टी है इसका क्यूब करना पड़ेगा। तो ये कैसे होगा देखिएगा, ये हो जाएगा v डैश इज इक्वल टू एल इंटू वन प्लस अल्फा डेल्टा टी का क्यूब, ठीक है। तो v डैश इज इक्वल टू एल क्यूब, और ये क्या है, ये ए प्लस बी का होल क्यूब वाला आइडेंटिटी यहाँ पर लग जाएगी। तो कैसे लगेगी, ए क्यूब प्लस बी क्यूब में क्या होगा, अल्फा का क्यूब और डेल्टा टी का क्यूब, तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab स्क्वायर, तो 3ab स्क्वायर, तो ए तो 1 है तो 1 तो ऐसे रहेगा, ठीक है, और बी का स्क्वायर यानी कि अल्फा का स्क्वायर डेल्टा टी का स्क्वायर, अल्फा का स्क्वायर डेल्टा टी का स्क्वायर प्लस 3a स्क्वायर बी, 3 इंटू 1 का स्क्वायर और b यानी कि अल्फा डेल्टा टी रहेगा एज दिस। v डैश इज इक्वल टू एल क्यूब, 1 का क्यूब क्या है 1, और ये हो जाएगा अल्फा क्यूब डेल्टा टी का क्यूब प्लस 3 अल्फा स्क्वायर डेल्टा टी स्क्वायर प्लस 3 अल्फा डेल्टा टी प्लस 3 अल्फा डेल्टा टी। इतना हो गया, ठीक है। अब इसमें हम ये कहेंगे एज अल्फा इज स्मॉल सो द टर्म्स कंटेनिंग अल्फा स्क्वायर एंड अल्फा क्यूब कैन बी नेग्लेक्टेड। अल्फा बहुत ज़्यादा छोटा है तो जिन टर्म्स में अल्फा स्क्वायर आ रहा है या अल्फा क्यूब आ रहा है हम उन टर्म्स को नेग्लेक्ट कर सकते हैं। तो आप ये देखिए अल्फा क्यूब वाली टर्म इसको नेग्लेक्ट कर देंगे यानी कि 0 के करीब लगभग ये हो जाएगा, और ऐसे ही जो अल्फा स्क्वायर वाली टर्म है इसको भी नेग्लेक्ट कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ देखिएगा फिर ये कैसे बनेगा, ये वाली टर्म गई ये वाली टर्म गई, तो v डैश इज इक्वल टू हो गया एल क्यूब इंटू 1 प्लस 3 अल्फा डेल्टा टी, एल क्यूब इंटू 1 प्लस 3 अल्फा डेल्टा टी, ये आ गया। अल्फा बीटा और गामा में रिलेशन इस तरीके से निकलेगा। अब वी डैश आ गया हमारे पास, ओरिजिनली वी हमारे पास था ही, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, जैसे एल क्यूब है गामा इज इक्वल टू क्या था, डेल्टा वी अपॉन वी डेल्टा टी। गामा ऐसे निकलता है डेल्टा वी अपॉन वी डेल्टा टी, और डेल्टा वी को क्या बोलेंगे, डेल्टा वी कैसे निकलेगा, वी डैश माइनस वी करके, है ना। तो डेल्टा वी की जगह वी डैश माइनस वी रख देंगे, ठीक है। अब ये कैसे होगा ये देखिएगा, हमने कहा वी डैश माइनस वी, ठीक है, अपॉन वी डेल्टा टी। अब ये जो वी डैश है, वी डैश की वैल्यू हम ये निकाल चुके हैं, ये क्या हो जाएगा एल क्यूब इंटू 1 प्लस 3 अल्फा डेल्टा टी, ये वी डैश की वैल्यू हो गई, अभी अभी निकाली थी। और वी की वैल्यू क्या है, वी की वैल्यू है एल क्यूब हो गई, अपॉन वी की वैल्यू यहाँ पर भी लिख दीजिए एल क्यूब डेल्टा टी। अब मुझे ये दिखाई दे रहा है एल क्यूब इधर भी है, ये पूरे बड़े ब्रैकेट में एल क्यूब मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर भी एल क्यूब है, तो एल क्यूब को कॉमन ले सकते हैं। एल क्यूब को कॉमन लेंगे तो कॉमन लेने पर क्या हो जाएगा, 1 प्लस 3 अल्फा डेल्टा टी माइनस 1 अपॉन एल क्यूब डेल्टा टी। भाई एल क्यूब से एल क्यूब कट गया, 1 से 1 कट गया, क्या निकाल रहे थे हम, गामा। तो गामा इज इक्वल टू आ गया 3 अल्फा डेल्टा टी अपॉन डेल्टा टी से डेल्टा टी कट गया, तो गामा की वैल्यू आ गई 3 अल्फा।
गामा की वैल्यू 3 अल्फा आ गई। यहाँ तक बता दीजिए समझ में आया कि नहीं, ठीक है। तो ये गामा में और गामा में और अल्फा में ये रिलेशन आ गया। इसी तरीके से अगर हम चाहें तो हम गामा में और बीटा में रिलेशन निकाल सकते हैं। गामा और बीटा में रिलेशन कैसे निकलेगा? हाँ, मतलब क्या करना है हमको कि जैसे यहाँ पर v इज इक्वल टू एल क्यूब है ना, तो v इज इक्वल टू एल क्यूब करने के बाद फिर हम ये कहेंगे क्यूब को ही लेकर चलेंगे, हम क्यूब को ही लेकर चलेंगे। आप इसको चाहे तो करके देखिएगा, मैं इतना आपके लिए छोड़ रहा हूँ, नहीं तो मैं तो अगली क्लास में करवाऊंगा ही। जैसे v इज इक्वल टू एल क्यूब लेकर चले, अब हम ये कहेंगे व्हेन क्यूब इज हीटेड द एरिया ऑफ ईच साइड विल बिकम, है ना। अब उसका जो क्यूब है, तो क्यूब की जब लेंथ बढ़ रही है तो उसका एरिया भी तो बढ़ेगा ना, हर फेस का। तो कितने फेसेस होते हैं? 6 फेसेस होते हैं। तो हमने कहा कि हर साइड की जब लेंथ बढ़ रही है तो हर फेस का एरिया भी तो बढ़ेगा। हर फेस का एरिया जो है उसको हम लिखेंगे एस डैश इज इक्वल टू एस प्लस डेल्टा एस, है ना। जैसे एल डैश इज इक्वल टू एल प्लस डेल्टा एल लिखा है, तो एल की जगह बस आपको एस डाल देना है। अच्छा, फिर उसके बाद क्या करेंगे? ये एल डैश हो गया, ये करें, एस में कंफ्यूज हो कि नहीं? एल करें क्या? हिंट देकर छोड़ रहा हूँ यहाँ पर। आपको क्या करना है कि उसका जो वॉल्यूम है, वॉल्यूम ना लेकर इस बार सरफेस एरिया लेकर चलिए। तो सरफेस एरिया को क्या बोल देंगे? एस इज इक्वल टू एल स्क्वायर, ठीक है। सरफेस एरिया किसका लेकर चल रहे हैं? जो वो क्यूब है ना, उस क्यूब के किसी एक सरफेस का, किसी एक फेस का। कितने फेसेस हैं? 6 फेसेस हैं, एक फेस का लेकर चलेंगे। तो देखिए, आप चाहे तो साइड में भी नोट कर लो, एस इज इक्वल टू एल स्क्वायर इनिशियली ये लिखेंगे, और यहाँ पर आपके पास आ जाएगा, यहाँ पर एल डैश ही निकालना है। ये वाला स्टेप, ये वाला स्टेप, ये तीनों स्टेप्स बिल्कुल सेम। फिर उसके बाद जो नई वॉल्यूम है, नई वॉल्यूम ना निकाल कर नया सरफेस एरिया निकालेंगे, तो दैट एस डैश विल बी इक्वल टू एल डैश का स्क्वायर, ठीक है। अब a प्लस बी का होल स्क्वायर वाली आइडेंटिटी लगेगी, और अल्फा स्क्वायर वाली टर्म को आपको नेग्लेक्ट कर देना है, क्योंकि अल्फा अपने आप में बहुत छोटा है, तो उसका स्क्वायर और भी छोटा होगा। समझ गए? नहीं समझे? ठीक है, करके देख लीजिएगा, हो जाएगा, ठीक है। जैसे यहाँ गामा इज इक्वल टू 3 अल्फा है, वहाँ पर बीटा इज इक्वल टू 2 अल्फा आएगा, ठीक है। तो इस तरह से अल्फा बीटा और गामा में रिलेशन आ जाएगा। मैं अगली क्लास में करवाऊँगा, ठीक है। चलिए, ठीक है, ओके।